भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या इतिहास ने नाइंसाफी की? क्या इतिहास ने सरदार पटेल से कहीं ज्यादा पंडित नेहरू को तरजीह दी? क्या नरेंद्र मोदी सरकार पटेल को इतिहास में वो दर्जा दिलवाना चाहते हैं जिसके वो हकदार थे? ये सारे सवाल उठ क्यों रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरदार पटेल का नाम सियासत की बिसात पर बिछ चुका है। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. महात्मा गांधी ने आजादी दिलाई, लेकिन उस आजादी को एकता की कड़ियों में जिस शख्सियत ने बांधा, उसका नाम है वल्लभ भाई पटेल। वो आज भी हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों के दिलों में लौह पुरुष बनकर धड़कते हैं और आंखों में सरदार बनकर बसते हैं। The Honorable the Prime Minister, and I beg to congratulate you. देश पटेल की 140वीं जयंती मनाने जा रहा है, तो ये सवाल भी जश्न और श्रद्धा की फिजाओं में खुला है कि क्या पटेल के साथ नाइंसाफी हुई? क्या उनके कद और शख्सियत को इतिहास में वो दर्जा नहीं मिला जिसके वो हकदार थे? 1919 में खेड़ा में एक पेजेंट्स रिवोल्ट होता है जिसमें पटेल का एक बहुत अहम रोल है और बहुत काबिल तारीफ रोल है और उसे हमें याद करना चाहिए। 1928 में फ्लड्स आते हैं, उसके बाद फैमिन पड़ता है बरदोली में, वहाँ जो उनका रोल है उसे के हमें याद करना चाहिए। फिर पहली दफ़ा जब गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं, उसमें जो पटेल का रोल है उसके लिए हमें पटेल को याद करना चाहिए। इस देश को हम समय हमेशा एक गिला शिकवा रहेगा, एक दर्द रहेगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक दर्द रहेगा। काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज देश की तकदीर भी अलग होती, देश की तस्वीर भी अलग होती। सवाल ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटेल को वाकई सम्मान की उन ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं जहां से देश अपने उस नायक को भाव विभोर होकर देख सके, जिसने भारत को संगठित राष्ट्र बनाने के लिए महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक कर दिया। 562 रियासतों को जिन्होंने भारत में विलय करवाया, हैदराबाद के निजाम को भी सरदार पटेल के आगे झुकना पड़ा। जिस वक्त सरदार ये सब कर रहे थे, तब तक महात्मा गांधी के कहने पर प्रधानमंत्री पद से अपनी दावेदारी वापस ले चुके थे। गांधी जी ने यह भी कहा, हम जानते हैं कि तुम बिना पद बिना प्रतिष्ठा की परवाह किए हुए बिना किसी के लिए देश के लिए काम करोगे। तुम्हारे पद से हटने से देश का नुकसान नहीं होगा। जबकि उनको ये कन्वे कर दिया गया था गांधी जी कि अगर जवाहरलाल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो वो कैबिनेट नहीं ज्वाइन करेंगे और वो शायद पार्टी में भी नहीं रहेंगे। अब आप व्यक्तित्व का फर्क देख लीजिए। सत्ता की सियासत ने एक महानायक को राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना दिया। 6 दशक पहले दुनिया को अलविदा कह चुके लौह पुरुष की विरासत के दावेदार उन्हें अपने अपने खेमों का सरदार बताने में जुट गए। मुझे इस बात की और भी खुशी है कि मैं जिस राजनीतिक दल का सदस्य हूँ, सरदार पटेल का संबंध भी उसी राजनीतिक दल से रहा। सरदार साहब सच्चे सेक्युलर थे। हम भी कहते हैं इस देश को सरदार साहब वाला सेक्युलरिज्म चाहिए, वोट बैंक वाला सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। पिछले साल देश में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार बनी तो सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। सरदार पटेल की 140वीं जयंती पर इस बार भी कुछ वैसी ही तैयारियां चल रही हैं। मोदी सरकार ने 31 अक्टूबर को दिल्ली के विजय चौक पर फिर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया है। सारी तैयारियां पूरी हैं। राजपथ पर सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे पटेल चौक जाकर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सुबह 7:45 पर प्रधानमंत्री राजपथ पहुंचेंगे। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू का शुरुआती भाषण होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा। प्रधानमंत्री रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाएंगे।
फिर प्रधानमंत्री भी एकता दौड़ में शामिल होंगे। 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती है तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की शहादत का दिन भी है, लेकिन मोदी सरकार का जोर सिर्फ सरदार पटेल पर है। ये आयोजन ऐसे वक्त में हो रहा है जब बिहार में चुनावी माहौल है। विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक कुछ ऐसे ही पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है अनेकता में एकता, भारत की विशेषता। पर विपक्ष इस बात को लेकर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि बिहार में जो लोग तोड़ने की बात करते हैं वो देश को एकता की दौड़ के जरिए कैसे जोड़ेंगे। बिहार चुनाव के दौरान सरदार पटेल की जयंती पर एकता दौड़ करवाने के सरकारी आयोजन पर विपक्ष ने सवाल उठाए। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार इस आयोजन का चुनावी फायदा उठाना चाहती है। प्रधानमंत्री जी का पुरानी आदत है शोषा करने का। पूरा बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में जो चुनाव हो रहे हैं वो समाज को बांटने वाली, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये सब ढोंग है, ढकोसला है। अगर उनको देश की यूनिटी का ख्याल है तो बिहार में जाकर गरीब लोगों के साथ वो अन्यायपूर्ण भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज ऑल रबिश, हम्बग, फ्रॉड। विपक्ष ने सवाल उठाए तो सरकार की तरफ से उसका जवाब भी आया। अगर विपक्ष को हर चीज में कमी बेसी निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो अच्छी बात तो यह होगी कि विपक्ष को भी रन फॉर यूनिटी में ज्वाइन करना चाहिए। सरकार के अनुराग और विपक्ष के ऐतराज के बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी के लिए दिल्ली का राजपथ तैयार हो चुका है। कांग्रेस की सरकार में उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके सरदार पटेल आज बीजेपी और आरएसएस के लिए भी प्रासंगिक हो गए हैं। लौह पुरुष का नाम राजनीति की बिसात पर बिछ चुका है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। ध्यान दें तो गुजरात में इन दिनों पटेल पाटीदारों का आंदोलन भी चल रहा है और हार्दिक पटेल वहां की सरकार की गले की हड्डी बन चुके हैं। और इन सब के बीच गांधीनगर में सरदार पटेल की एक प्रतिमा का अनावरण भी होने जा रहा है जो नर्मदा के पास बन रही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रिप्लिका है। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा जो नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से अपने निजी और सियासी जुड़ाव के चलते नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर दूर साधु टेकरी आइलैंड पर सरदार की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनवाने की ठानी थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के निर्माण के लिए उन्होंने 2 साल पहले 31 अक्टूबर 2013 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बाकायदा भूमि पूजन किया था। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाने के लिए नरेंद्र मोदी ने देश भर से लोहा दान करने की अपील की थी। सरदार साहब लौह पुरुष थे। मुझे आपके गांव से लोहा चाहिए। हिंदुस्तान के हर गांव से मैं लोहा मांग रहा हूं। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद तो 2018 तक है, लेकिन गांधीनगर में इसकी 30 मीटर ऊंची रिप्लिका बनवाई गई है। इसका अनावरण भी सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रेप्लिका, सरदार की जो मूर्ति है उसकी रेप्लिका है, उसका यहाँ पर कल इनॉग्रेशन किया जाएगा। ये वो रेप्लिका है जिसे आप देख सकते हैं। ये रेप्लिका बिल्कुल महात्मा मंदिर और विधानसभा के बीच में जो स्वर्णिम पार्क है वहां पे लगाई गई है। कल खुद मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल इसका इनॉग्रेट करने वाली है। गांधीनगर में सरदार पटेल की इस प्रतिमा की तर्ज पर ही साधु टेकरी आइलैंड पर बनने वाले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हो रहा है।
अब साधु टेकरी में निर्माण कार्य जोरों पर है। 2 साल में काम कहां तक पहुंचा है, इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। साधु टेकरी तक निर्माण सामग्री पहुंचाने में दिक्कतों को देखते हुए लोहे का पुल बनाया गया। सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाने के लिए सरकार ने 2,989 करोड़ रुपए रखा है। 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित होगी सरदार पटेल की प्रतिमा। अब तक इस प्रोजेक्ट पर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। साधु बेट में 50 से 72 मीटर तक लेक फाउंडेशन का काम जोरों पर चल रहा है। सरदार सरोवर बांध के नीचे स्तर में 3 किलोमीटर दूरी पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ये काम बहुत सहलता हो चुकी है और झड़पपूर्ण काम बन रहा है। जो निर्धारित समय है उनसे पहले ये स्टैच्यू का काम पूर्ण होगा। साधु बेट आइलैंड के करीब नर्मदा के पास ही सरदार पटेल की एक और प्रतिमा है। इसका लोकार्पण साल 2000 में उस वक्त के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने किया था। इस प्रतिमा को देखने के लिए रोजाना लाखों की भीड़ लगी रहती है। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा आज तक। नेहरू और पटेल दोनों ही महात्मा गांधी के प्रिय, दोनों स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रहे, जेल भी गए, लेकिन दोनों के मिजाज में बड़ा फर्क। सरदार पटेल कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकते। आज सरदार पटेल बीजेपी और आरएसएस के खेमों के आदर्श क्यों बने हुए हैं, यह सवाल कांग्रेस पूछती है। लेकिन कभी सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी भी लगाई थी। इस सवाल को लेकर भी नई व्याख्या भी होती है। लेकिन मुश्किल दौर इसलिए है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का नजरिया देश में आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहने वालों को लेकर अब अलग अलग तरीके से उभर रहा है। 20वीं सदी का दूसरा दशक, देश में जब आजादी का आंदोलन जोर पकड़ चुका था, तब 1917 में वल्लभ भाई पटेल वकालत छोड़ राजनीति में उतरे थे। महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई और गांधी ने सरदार को गुजरात सभा का महासचिव नियुक्त किया। सरदार पटेल इतने असरदार होंगे इसका अंदाजा तो महात्मा गांधी को भी नहीं था। पटेल ने खेड़ा, वोरसाड और बारडोली में मजदूरों पर होने वाले ब्रिटिश राज के जुल्म से आजादी दिलाई। बारडोली में पटेल का आंदोलन भारतीय इतिहास में मील का पत्थर बन गया। यहीं से उनका नाम सरदार भी पड़ा। देश को आजादी मिली तो कांग्रेस समितियों का बहुमत उनके साथ था, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नाम खुद वापस ले लिया। सरदार पटेल नेहरू से उम्र में बड़े थे और नेहरू ने हमेशा उनका सम्मान किया। आज न तो नेहरू हैं न ही पटेल, बचे हैं तो बस इनके नाम, देश के लिए इनके काम और देश में इनके नाम पर हो रही राजनीति। नेहरू के आभा मंडल से अलग और बड़ा आभा मंडल पेश करना है तो देश की एकता और अखंडता के नाम पर सरदार पटेल का आभा मंडल, सरदार पटेल के विचार इस सरकार को ज्यादा भाते हैं। कैमरामैन जैनेन्द्र कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो सरकार के सरदार में फिलहाल इतना ही।